साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 6 का अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं वो आपको इस प्रैक्टिस सेट में पता चल जाएगा, और आपकी कितनी तैयारी इकोनॉमिक्स की हो चुकी है वो भी आपको यहाँ पर जायजा आप ले सकते हैं। सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं, सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और सिंपल लैंग्वेज में इसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि इसमें सब मार्केटिंग वगैरह हो गया और ऐसी मतलब इकोनॉमी से संबंधित चीज़ें हो जाती हैं, तो थोड़ा बोरिंग भी लगता है और थोड़ा सा टफ भी लगता है। लेकिन अपन को सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि अपनी परीक्षा में इससे कम से कम 7 से 8 प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स से पूछे जाने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 है, मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आयात को कम किया जाता है, ऑप्शन बी है आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ऑप्शन सी है आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगता है, ऑप्शन नंबर डी है आयातित वस्तुएं कर मुक्त होती हैं। तो बताइए क्या होता है मुक्त व्यापार का अर्थ? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि आयात निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं रहता है। ठीक है, आप कुछ भी आयात कीजिए, कुछ भी निर्यात कीजिए, इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा, तो उसे हम मुक्त व्यापार कहते हैं। भारत ने कब अपनाया, आइए देखते हैं। तो मुक्त व्यापार एक ऐसा व्यापार होता है जहां पर आयात और निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। इसके लिए भारत के द्वारा एलपीजी नीति चालू की गई थी। देखिए, एलपीजी नीति से पहले भारत जो है अगर व्यापार करता था तो वो बस आपस में ही करता था, यानी कि सारी चीज़ें भारत के अंदर ही होती थी जो भी व्यापार होना है। लेकिन जब एलपीजी नीति लागू हो गई, माननीय मनमोहन सिंह की देन है एलपीजी नीति, ठीक है, जिससे कि भारत ने दूसरे देशों से भी यहाँ पर व्यापार करना चालू कर दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुक्त व्यापार को एलपीजी नीति के द्वारा भारत में अपनाया गया था। ठीक है, श्रेय किसको जाता है? तो माननीय मनमोहन सिंह को श्रेय जाता है, उस समय ये वित्त मंत्री थे भारत के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। चलिए आंसर देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या होते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। सही आंसर है बी, यानी कि चीन के तर्ज पर यहाँ पर भारत में भी विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई है। अब ये विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो उद्योगों को केंद्रित करके बनाए गए विशेष क्षेत्रों को SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ठीक है, तो SEZ का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया, तो आपको याद रखना है SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, जिसमें कि स्पेशली व्यापार करने के लिए और उद्योग करने के लिए इन क्षेत्रों को बनाया जाता है। चीन के आर्थिक क्षेत्रों के तर्ज पर भारत में भी SEZ की स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा चीन को देखते हुए भारत ने SEZ की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत की किस नगदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा का जो है आगमन होता है भारत में? तो भारत को सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा किसके द्वारा प्राप्त होती है? जूट, तंबाकू, चाय या फिर कॉफ़ी? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि चाय के द्वारा सबसे ज़्यादा हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है अगर खेती की बात करते हैं हम। ठीक है, प्रोडक्शन में। तो देखिए, भारत को सबसे अधिक विदेशी मुद्रा चाय के निर्यात से प्राप्त होती है। भारत की चाय विश्व में प्रसिद्ध है, जैसा कि आपको पता ही है। और अगर यहाँ पर जीआई टैग की बात करें तो सबसे पहला जो जीआई टैग था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला भारत का जीआई टैग किसे दिया गया था? असम की दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। और असम की जो दार्जिलिंग की चाय है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं कृषि क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा इनकम हमें चाय के द्वारा ही होती है विदेशी मुद्रा की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन होता है? यानी कि अगर आप इंटरनेशनल अगर व्यापार कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे देशों के बीच में यहाँ पर कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है ना, सीमा विवाद हो जाता है, तो इसका जो है सॉल्यूशन कौन निकालता है? तो प्रहरी कौन है? ऑप्शन ए है IMF, ऑप्शन बी है IBRD, ऑप्शन सी है WTO, ऑप्शन डी है IFC। चलिए आंसर देख लेते हैं और इन सब का फुल फॉर्म आपको बताएंगे, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपके एक प्रश्न में 8 प्रश्न यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। आइए देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि WTO जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी होता है। देखिए, तो WTO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। IMF की बात करते हैं तो IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। IBRD की बात करते हैं तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर है। IFC की बात करते हैं तो इंटरनेशनल फाइनेंस
कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है, और इसका भी जो भी हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। क्या आपको पता है कि डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉशिंगटन तो सबको पता है, पर वॉशिंगटन के पीछे हम डीसी क्यों लगा देते हैं? किसको किसको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वॉशिंगटन के पीछे जो डीसी लगा होता है, इस डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, देखते हैं कितनी जानकारी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाती है? ऐसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं कि किस कारण से एक आवश्यकता जो है वो मांग बन जाती है। ऑप्शन ए है क्रय क्षमता, ऑप्शन बी है क्रय की आवश्यकता, ऑप्शन सी है क्रय की इच्छा, ऑप्शन नंबर डी है वस्तु की उपयोगिता। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि क्रय की इच्छा होने पर एक जो आवश्यकता होती है वो हमारी मांग बन जाती है। देखिए, अगर आपने कोई चीज़ देखी, ठीक है ना, तो अभी तक वो वस्तु आपकी वैसी की वैसी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब क्या है, अब आपकी उसमें इच्छा जगी कि हम इसको खरीदना चाहते हैं। अब वो जो वस्तु है वो आपकी मांग बन गई, अब आप उसके लिए पैसे खर्च करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उस वस्तु को खरीदेंगे क्योंकि आपके अंदर उसको खरीदने की इच्छा जागृत हो गई है। तो यही जो है जो ये कारण है, यही आपकी आवश्यकता जो है वो मांग बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, बैंकों द्वारा दिया गया ऐसा ऋण जिसका ना तो मूल वापस आया हो और ना ही ब्याज, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एनपीए, ऑप्शन बी है डीपीए, ऑप्शन सी है एनपीआर, ऑप्शन डी है सीआरआर। चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर, सही आंसर है ए, यानी कि उसे हम एनपीए कहते हैं। अब ये एनपीए क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे ज़्यादा किस बैंक का एनपीए है, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, तो एनपीए की फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यहाँ पर एमपीपीएससी ने भी पूछा है, एनटीपीसी रेलवे के द्वारा भी पूछा गया है, कई बार व्यापम के द्वारा भी एनपीए का फुल फॉर्म पूछा गया है। सबसे ज़्यादा एनपीए किसका होता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा एनपीए। देखिए एनपीए क्या होता है, एनपीए का अर्थ है, मान लीजिए आप जो भी बैंक से जाकर के ऋण लेता है, ठीक है, मान लीजिए किसी ने जाकर के बैंक से ऋण लिया, ठीक है, लेकिन उस ऋण को उसने वापस नहीं किया, एक लंबे समय तक वापस नहीं किया, ना तो उसका मूल आया और ना ही उसका ब्याज आया, तो ऐसे ऋण को हम एनपीए में काउंट करेंगे। और आपको पता है सबसे ज़्यादा ऋण कौन सी बैंक देती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देती है, सबसे बड़ी बैंक भी है। इस वजह से सबसे ज़्यादा एनपीए भी किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा एनपीए भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि उससे हम जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है और क्या होती है जीडीपी, आइए देखते हैं। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद मूल्य कहते हैं। ठीक है ना। अब क्या होती है, देखिए, एक वित्तीय वर्ष में एक देश की सीमा के भीतर कमाई गई जो पूरी आय होती है वो आपकी जीडीपी कहलाती है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। और जीडीपी को ही देख करके दूसरे देश के जो लोग होते हैं वो आपके यहाँ व्यापार करने आते हैं कि इस देश की जीडीपी कितनी अच्छी है। लोग मतलब यहाँ पर मंत्रियों प्रधानमंत्रियों के द्वारा कहा भी जाता है कि हमको अपनी जीडीपी बढ़ानी है, 5 ट्रिलियन हमको पहुँचानी है अपनी जीडीपी। तो यही एक जीडीपी होती है कि एक वित्तीय वर्ष में जितना भी यहाँ पर कमाया जाता है एक देश के द्वारा अपने बॉर्डर यानी अपनी सीमा के भीतर, वो सब आपका जीडीपी के अंतर्गत काउंट होता है, जैसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर आरबीआई? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के द्वारा यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप या फिर अनुमोदन किया जाता है। ठीक है, तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। हालांकि अब पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया। जैसे कि आपको पता है जब से नीति आयोग आ गया है तो नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया। 12 पंचवर्षीय योजनाएं अपने यहाँ चलाई गई थी। ठीक है, तो उनका जो अनुमोदन वगैरह था वो कौन करता था, तो एनडीसी करता था अभी तक अनुमोदन, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि उत्तराखंड जो है वो बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता। अब ये बीमारू राज्य कौन कौन से होते हैं, आइए आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी में आते हैं, जबकि उत्तराखंड बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। अब बीमारू राज्य कौन से होते हैं, तो बीमारू राज्य ऐसे राज्य होते हैं जिनमें मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में कुछ कमी होती है। ठीक है, तो अपना जो यहाँ पर देखिए किसी न किसी वजह से, चाहे तो क्षेत्रफल ज़्यादा होता है या फिर यहाँ पर आपकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनमें जो है कमी हो जाती है। ऐसे राज्यों को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। उत्तराखंड इस श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
ये जो है वो आपके इकोनॉमिक्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके बाद हम और मतलब वीडियो लेकर के आने वाले। आज शाम को हम आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आने वाले, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, क्योंकि आपके एमपीपीएससी में जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर उसके साथ साथ में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पूछी जाती है। ठीक है, तो एक दिन में 3 वीडियो से हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस की यहाँ पर प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, खेल परिदृश्य स्पोर्ट्स की हम ऑलरेडी वीडियो लेकर के आ चुके हैं, और रोज़ सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं। तो करंट अफेयर और दोपहर में 12:30 बजे की प्रैक्टिस सेट, अगर जो भी यहाँ पर दोनों चीज़ों को कवर कर रहा होगा, उसका जो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ऊपर होगा, बहुत अच्छी तैयारी उसकी हो चुकी होगी, और आगामी परीक्षाएं जैसे कि एमपीएसआई, एमपीपीएससी 2021 प्री आने वाली है, उस सब की बेहतरीन तैयारी आपकी तभी हो पाएगी जब आप सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर, दोपहर में 12:30 बजे प्रैक्टिस सेट दोनों वीडियो देखते रहेंगे। ठीक है, तो बाकी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसे ही वीडियो और करंट अफेयर लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं शाम को लगभग 5 या 6 बजे के बीच में हम एक वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर की। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।